दोस्तों, एक 25 वर्षीय महिला पुलिस अधीक्षक सविता पांडे की कहानी सुनिए, जिनके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपनी सहेली के सुझाव पर उन्होंने एक युवा नौकर रख लिया। नौकर की बातें और व्यवहार उनके पति से मिलते जुलते थे। संदेह होने लगा। एक रात सविता ने रात 1 बजे नौकर को अपने शयन कक्ष में बुलाया और जो हुआ उसे जानने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शहर के किनारे बसी एक प्राचीन हवेली, जहां हवा में सन्नाटे की साय और खिड़कियों की हल्की खटपट गूंजती थी, वहां रहती थीं सविता पांडे। 25 वर्ष की सविता अपनी उम्र से कहीं अधिक गंभीर और तेजस्वी थी। उनकी आंखों में न्याय की ज्वाला और चेहरे पर ऐसी सुंदरता थी जो देखने वालों को ठिठकने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उनकी जिंदगी की चमक 3 साल पहले मध्यम पड़ गई थी, जब उनके पति करण सिंह एक पुलिस अभियान में शहीद हो गए थे। करण एक ईमानदार डीएसपी थे और उनकी मृत्यु ने सबको हिलाकर रख दिया था। फिर भी सविता ने अपने दुख को अपनी कर्तव्यनिष्ठा में डुबो दिया और जिले की सबसे कम उम्र की कठोर एसपी बन गई। हवेली में सविता अकेली रहती थी। उनके माता पिता ने कई बार उन्हें शहर के किसी आलीशान फ्लैट में जाने की सलाह दी, लेकिन सविता को हवेली की हर दीवार में करण की स्मृतियां बसी दिखाई देती थीं। हर सुबह वह अपने कार्यालय के लिए निकलती और देर रात थककर लौटती। लेकिन इस विशाल खाली हवेली का सन्नाटा उन्हें भीतर तक कचोटता था। एक दिन उनकी पुरानी सहेली और इंस्पेक्टर मीनाक्षी ने सलाह दी, सविता, तुम्हें एक नौकर रख लेना चाहिए। घर का काम संभल जाएगा और तुम्हारा मन भी कुछ हल्का रहेगा। सविता ने पहले तो मना किया, लेकिन मीनाक्षी की जिद के आगे झुक गई। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी एक युवक को उनकी हवेली ले आई। उसका नाम था विवेक। 28 वर्ष का विवेक लंबा, बलिष्ठ और असामान्य रूप से आकर्षक था। उसकी आंखों में एक विचित्र गहराई थी और चेहरा ऐसा कि कोई उसे एक बार देखकर भूल न पाए। वह सविता की हवेली में काम करने लगा, भोजन बनाना, घर की सफाई, बगीचे की देखभाल और छोटे मोटे काम। विवेक की चुप्पी और काम करने का ढंग सविता को अटपटा लगता था। वह हर काम इतनी निपुणता से करता जैसे उसे हवेली की हर चीज पहले से मालूम हो। खासकर जब वह चाय बनाता तो उसमें वही मसाले और स्वाद होता जो करण की चाय में हुआ करता था। सविता को शुरू में यह सब संयोग लगा, लेकिन धीरे धीरे विवेक की छोटी छोटी आदतें उन्हें परेशान करने लगीं। वह हमेशा सविता की प्रिय पुस्तकों को वैसे ही शेल्फ पर रखता जैसे करण रखा करता था। पुस्तकें उसी पन्ने पर खुली मिलती जैसे कोई उन्हें पढ़कर गया हो। सविता का मन संदेह से भरने लगा। क्या विवेक वाकई एक साधारण नौकर था या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? एक रात जब सविता देर से कार्यालय से लौटीं, बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवेली का बिजली कनेक्शन बारिश के कारण कट गया था। सविता ने टॉर्च की रोशनी में हवेली में कदम रखा तो देखा कि विवेक पहले से ही मोमबत्तियां जला रहा था। उसने सविता को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप भीग गई हैं। मैं चाय बना दूं? सविता ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो करण की आंखों में थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विवेक, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? सच बोलो, तुम कौन हो? विवेक ने एक पल के लिए नजरें झुकाईं, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, मैं बस आपका नौकर हूं। आप व्यर्थ परेशान न हों, चाय लाता हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी जो सविता से छिप न सकी। अगले दिन सविता ने मीनाक्षी को बुलाया और विवेक के बारे में चर्चा की। मीनाक्षी, मुझे लगता है विवेक कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसकी हरकतें, उसका चाय बनाने का तरीका, उसकी बातें, सब मुझे करण की याद दिलाते हैं। क्या मैं पागल हो रही हूं? मीनाक्षी ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन सविता का संदेह और गहरा हो गया। उन्होंने मीनाक्षी से कहा, तुम विवेक का पृष्ठभूमि जांच करो। मुझे सत्य जानना है। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ने बताया कि विवेक के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उसका आधार कार्ड और अन्य विवरण सही थे, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं था। मीनाक्षी ने कहा, सविता, यह व्यक्ति शायद वाकई एक साधारण नौकर है। लेकिन अगर तुम्हें संदेह है तो मैं और जांच करवाती हूं।
सविता ने सहमति दी। अब विवेक के बारे में उनका संदेह और बढ़ गया था। एक रात जब सविता अपने शयन कक्ष में पुरानी तस्वीरें देख रही थीं, उन्हें करण और अपनी शादी की एक तस्वीर मिली। उसमें करण ने एक खास अंगूठी पहनी थी जिस पर छोटा सा नीलम जड़ा था। सविता ने वह अंगूठी हमेशा अपनी डायरी में रखी थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी गायब थी। उनका दिमाग सुन्न हो गया। क्या विवेक ने उसे चुराया था या कोई और था? अगले दिन सविता ने विवेक को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, विवेक, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है। तुम्हें कुछ पता है? विवेक ने शांत लहजे में कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर आपकी कोई कीमती चीज गुम हुई है तो बताएं, मैं ढूंढने में मदद करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन सविता का संदेह कम न हुआ। उसी रात सविता के फोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया, सविता, तुम बहुत सवाल पूछ रही हो। विवेक को छोड़ दो, वरना तुम्हारी कुर्सी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। सविता का चेहरा पीला पड़ गया। यह धमकी थी और उसमें विवेक का नाम था। क्या विवेक वाकई कोई खतरा था या कोई और उन्हें डरा रहा था? सविता ने तुरंत मीनाक्षी को फोन किया और संदेश के बारे में बताया। मीनाक्षी ने कहा, सविता, यह मामला गंभीर है। मैं एक टीम भेजती हूं और तुम विवेक पर नजर रखो। अगले दिन सविता ने विवेक को बगीचे में काम करते देखा। उसने अपने बाएं हाथ में एक पुरानी अंगूठी पहनी थी जिस पर कुछ जड़ा था। सविता का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही अंगूठी थी? उन्होंने विवेक को बुलाया और पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, यह मेरी मां की थी। पुरानी स्मृति है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सविता को परेशान कर रही थी। सविता का मन अब पूरी तरह विवेक के रहस्य को सुलझाने में जुट गया था। वह जानना चाहती थी कि विवेक कौन था और क्या उसका करण की मृत्यु से कोई संबंध था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि एक गलत कदम उनकी जान को खतरे में डाल सकता था। उनकी पुलिस प्रशिक्षण उन्हें बार बार सतर्क रहने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन दिल का एक कोना विवेक की आंखों में करण की झलक देख रहा था। अगले दिन सुबह सविता अपने कार्यालय में थीं जब मीनाक्षी ने विवेक की पृष्ठभूमि जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट दी। सविता, विवेक का रिकॉर्ड साफ है, लेकिन कुछ अजीब है। उसका आधार कार्ड और अन्य विवरण 2 साल पुराने हैं। उससे पहले का कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह अचानक कहीं से प्रकट हुआ हो। सविता ने मीनाक्षी की बात सुनी, लेकिन उनकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी फाइल पर ठहर गई, करण की मृत्यु से संबंधित केस की फाइल। उन्होंने मीनाक्षी से कहा, मुझे करण के केस की फाइल दोबारा देखनी है। शायद कुछ छूट गया हो। रात को जब सविता हवेली लौटी, विवेक रसोई में भोजन बना रहा था। उसने सविता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आज आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। सविता का दिल फिर से धड़क उठा। राजमा चावल करण की प्रिय डिश थी। उन्होंने विवेक को गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ न बोली। भोजन के दौरान सविता ने विवेक से पूछा, विवेक, तुम पहले कहाँ रहते थे? अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। विवेक ने चम्मच नीचे रखा और धीमी आवाज में बोला, मैडम, मेरी कहानी कुछ खास नहीं। मैं एक छोटे से गांव से हूं। माता पिता बचपन में गुजर गए। अब बस अकेला हूं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सविता को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। उन्होंने बात आगे न बढ़ाई, लेकिन मन में ठान लिया कि विवेक की सच्चाई तक पहुंचना है। उसी रात सविता ने करण की केस फाइल खोली। उसमें लिखा था कि करण एक हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। अभियान के दौरान रामनगर के एक पुराने गोदाम में विस्फोट हुआ था और करण की लाश कभी नहीं मिली। पुलिस ने मान लिया था कि वह मर चुके हैं, लेकिन सविता को हमेशा संदेह रहा कि करण की मृत्यु इतनी सरल नहीं थी। फाइल में एक गवाह का जिक्र था जिसे पृथ्वी कहा गया था। क्या विवेक वही गवाह हो सकता था या उससे भी बड़ा रहस्य था? उन्होंने मीनाक्षी को फोन किया और कहा, मीनाक्षी, करण के केस में पृथ्वी नामक गवाह का पता लगाओ। मुझे उसका हर विवरण चाहिए। अगले दिन सविता कार्यालय में थी जब मीनाक्षी ने एक पुरानी तस्वीर भेजी। यह करण की पुलिस प्रशिक्षण की तस्वीर थी जिसमें वह अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था।
तस्वीर में एक चेहरा सविता को जाना पहचाना लगा। वह विवेक से मिलता जुलता था। सविता का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वाकई विवेक था? क्या उनकी आंखें धोखा दे रही थीं? शाम को जब सविता हवेली लौटी, विवेक बगीचे में पानी दे रहा था। सविता ने उसे बुलाया और तस्वीर दिखाई। यह तुम हो, विवेक? विवेक ने तस्वीर को गौर से देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ। फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैडम, यह मैं नहीं। शायद कोई और है जो मुझसे मिलता जुलता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी जो सविता से छिप न सकी। उसी रात सविता के फोन पर एक और अज्ञात नंबर से संदेश आया, सविता, तुम बहुत करीब पहुंच रही हो। पृथ्वी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। सविता का खून ठंडा पड़ गया। पृथ्वी, यह नाम फाइल में था और अब इस धमकी में। विवेक और पृथ्वी का क्या संबंध था? क्या विवेक वाकई करण हो सकता था? सविता ने मीनाक्षी को फोन किया और संदेश दिखाया। मीनाक्षी ने कहा, सविता, ये लोग तुम्हें डराना चाहते हैं। अगर विवेक पृथ्वी है तो वह कोई बड़ा रहस्य छिपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा। सविता ने जवाब दिया, नहीं मीनाक्षी, अगर विवेक करण है तो मैं उसे डराना नहीं चाहती, और अगर वह कोई और है तो हमें पहले सबूत चाहिए। अगली सुबह सविता ने विवेक को हवेली के बैठक कक्ष में बुलाया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विवेक, अब और छिपने की जरूरत नहीं। सच बताओ, तुम पृथ्वी हो, है ना? और तुम करण को कैसे जानते हो? विवेक ने एक पल के लिए सविता की आंखों में देखा, फिर सिर झुका लिया। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई पृथ्वी नहीं, बस आपका नौकर हूं। लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कंपन थी। तभी हवेली का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। सविता ने दरवाजा खोला तो सामने मीनाक्षी थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। मीनाक्षी ने फाइल सविता को थमाई और कहा, सविता, यह पृथ्वी का रिकॉर्ड है, तुम्हें खुद देखना होगा। सविता ने फाइल खोली। उसमें विवेक की तस्वीर थी। विवेक, जो अब खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। सविता ने गहरी सांस ली और कहा, विवेक, अब और झूठ नहीं। तुम कौन हो और करण के साथ क्या हुआ था? विवेक ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ आना होगा। उसने हवेली के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना भंडार कक्ष था। सविता का दिल उत्सुकता और भय से भर गया। क्या विवेक वाकई करण था या यह कोई जाल था? उन्होंने मीनाक्षी की ओर देखा, जो अभी भी फाइल पकड़े खड़ी थी। मीनाक्षी ने कठोर स्वर में कहा, सविता, तुम अकेली न जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। लेकिन सविता ने सिर हिलाया और कहा, नहीं मीनाक्षी, मुझे विवेक पर भरोसा करना होगा। अगर वह पृथ्वी है तो शायद वह मुझे करण की सच्चाई बता सकता है। तुम बाहर इंतजार करो, और अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे संकेत का इंतजार करना। मीनाक्षी ने राहत भरी सांस ली, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल तैयार रखी। सविता विवेक के पीछे भंडार कक्ष की ओर बढ़ी। भंडार कक्ष की पुरानी लकड़ी की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां बरसों की उपेक्षा की गवाही दे रही थीं। विवेक ने एक पुराना ताला खोला और दरवाजा खींचा, जिससे धूल और सड़ांध की बू उठी। उसने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और अंदर की ओर इशारा किया। मैडम, यहां, उसने एक पुराने लकड़ी के बक्से की ओर बढ़कर कहा। सविता ने सावधानी से कदम बढ़ाए। उनकी एक हथेली उनकी सर्विस रिवॉल्वर पर थी। विवेक ने बक्सा खोला और उसमें से कुछ पुराने कागजात, एक पुराना लैपटॉप और एक छोटा सा लॉकेट सविता की ओर बढ़ाया। इसे खोलें, इसमें आपकी सारी सच्चाई है। सविता ने हिचकिचाते हुए लॉकेट लिया। उसका ताला पासवर्ड से बंद था। पासवर्ड क्या है? सविता ने पूछा। विवेक ने धीमी आवाज में कहा, आपकी और करण की शादी की तारीख। सविता का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने कांपते हाथों से पासवर्ड डाला। लॉकेट खुला और उसके अंदर एक छोटी डायरी थी, जिस पर करण का नाम लिखा था। सविता ने डायरी खोली। उसमें करण की लिखावट थी। पन्नों पर लिखा था कि वह एक बड़े ड्रग और हथियारों के रैकेट की जांच कर रहा था,
जिसमें कुछ बड़े पुलिस अधिकारी और व्यापारी शामिल थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो सविता को बताना कि मैंने हमेशा उससे प्रेम किया। पृथ्वी मेरी सच्चाई को बचाएगा। सविता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने विवेक की ओर देखा, जो खामोश खड़ा था। विवेक, तुम पृथ्वी हो, है ना? और तुम करण को जानते थे, लेकिन तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। विवेक ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं पृथ्वी हूं। मैं करण का जूनियर था। उस रात जब रामनगर के पुराने गोदाम में विस्फोट हुआ, मैं वहां था। करण ने मुझे अपने मंसूबे के बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी सच्चाई को बचाना है। लेकिन मैं उसे बचा न सका। उसकी आवाज कांप रही थी। सविता ने डायरी को सीने से लगाया। तो करण मर चुका है? तुम यह कह रहे हो? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक ने सिर झुका लिया। मैडम, मुझे नहीं पता। उस रात के बाद करण का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन मैंने सुना था कि रैकेट के लोग अब भी डरते हैं कि वह जिंदा हो सकता है। इसीलिए मैं आपकी हवेली में नौकर बनकर रहा, ताकि आपकी रक्षा कर सकूं। सविता का मन उलझन में डूब गया। अगर विवेक पृथ्वी था तो वह सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में करण की झलक और अंगूठी का रहस्य अभी भी उनके दिमाग में था। तभी भंडार कक्ष के बाहर से शीशा टूटने की आवाज आई। सविता और विवेक ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली। विवेक ने सविता को पीछे हटने का इशारा किया। बाहर मीनाक्षी की आवाज गूंजी, सविता, बाहर निकलो। कोई यहां है। सविता और विवेक तेजी से भंडार कक्ष से बाहर निकले। हवेली के बगीचे में एक काले हुड वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में चाकू चमक रहा था। मीनाक्षी ने अपनी पिस्तौल तान रखी थी, लेकिन वह व्यक्ति अचानक धुएं के गहरे बादल में गायब हो गया। सविता ने गुस्से से विवेक की ओर देखा। यह क्या था, विवेक? तुमने मुझे जाल में फंसाया। विवेक ने जल्दी से कहा। मैडम, मुझ पर भरोसा करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने करण को मारा। वे अब आपके पीछे हैं क्योंकि आपको डायरी मिल गई है। मीनाक्षी ने सविता को खींचकर कहा। सविता, अब खतरा बढ़ गया है। यह डायरी मेरे पास रहेगी और मैं इसे मुख्यालय ले जाऊंगी। तुम और विवेक मेरे साथ चलो। लेकिन सविता ने रुककर जवाब दिया, नहीं मीनाक्षी। अगर विवेक सच बोल रहा है तो मुझे इस रैकेट का पर्दाफाश करना होगा। करण के लिए उसी रात सविता के फोन पर एक और अज्ञात संदेश आया। सविता, तुमने डायरी देख ली। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। कल रात 1 बजे रामनगर के पुराने गोदाम पर अकेली आओ। सविता का दिल दर्द और गुस्से से भर गया। यह वही गोदाम था जहां करण की मृत्यु हुई थी। क्या यह सच जानने का आखिरी मौका था या एक और जाल? सविता ने संदेश विवेक को दिखाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। सविता ने उसकी आंखों में देखा। उनमें करण जैसा जुनून था। ठीक है विवेक, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो? सविता ने मीनाक्षी को भी संदेश के बारे में बताया और सख्त हिदायत दी। मीनाक्षी, तुम और तुम्हारी टीम रामनगर के पुराने गोदाम के आसपास छिपकर नजर रखना, लेकिन जब तक मैं संकेत न दूं, कोई कदम न उठाना। रात 12:45 पर सविता और विवेक रामनगर के पुराने गोदाम की ओर निकले। बारिश की हल्की बूंदें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और गोदाम का सन्नाटा उनके दिलों को चीर रहा था। सविता ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर कमर में खोसी थी और विवेक के पास एक छोटा चाकू था। गोदाम के टूटे फूटे गेट पर पहुंचकर सविता ने धीमी आवाज में कहा, विवेक, अगर यह जाल है तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। विवेक ने गंभीरता से कहा, मैडम, मैं आपके साथ हूं। चाहे जो हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में ऐसी गर्मजोशी थी जो सविता को करण की याद दिला गई। गोदाम के अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी थी। सविता और विवेक धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, सविता पांडे, तुम बहुत जिद्दी हो। साए से एक लंबा आदमी निकला जिसके चेहरे पर काला मास्क था। उसके पीछे 2 और लोग थे
दोनों के हाथों में बंदूकें थीं। सविता ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और करण के साथ क्या हुआ था? मास्क वाले ने हंसते हुए कहा, करण एक गलती था जो हमारे रास्ते में आया और अब तुम वही गलती कर रही हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और कहा, इसमें वह सारा डेटा है जो करण ने छोड़ा था, ड्रग्स, हथियार और हमारे सारे अभियान। लेकिन अब यह डेटा हमारे पास है और तुम बस एक कहानी बनकर रह जाओगी। सविता का खून खौल उठा। उन्होंने विवेक की ओर देखा जो खामोशी से मास्क वाले को घूर रहा था। अचानक विवेक ने अपना चाकू फेंका जो मास्क वाले के हाथ में जा लगा। डिवाइस जमीन पर गिर गया। मास्क वाला चीखा और उसके दोनों साथी सविता की ओर बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, विवेक ने एक पर छलांग लगा दी। गोलियां चलीं और चंद मिनटों में मास्क वाले के दोनों साथी जमीन पर थे। मास्क वाला भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवेक ने उसे दबोच लिया। सविता ने मास्क उतारा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, राजेश मिश्रा, एक सेवानिवृत्त डीआईजी जो करण का वरिष्ठ था। राजेश ने हांफते हुए कहा, सविता, तुम और करण दोनों जिद्दी थे। मैंने उसे चेतावनी दी थी। उसने जमीन पर पड़े डिवाइस को उठाने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। तभी विवेक ने सबकी ओर देखा और कहा, मैडम, अब वक्त आ गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला जिसे सविता ने तुरंत पहचान लिया। यह वही पेंडेंट था जो उन्होंने करण को उनकी पहली सालगिरह पर दिया था। सविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। विवेक, तुम करण हो? विवेक यानी करण ने सिर हिलाया। हां सविता, मैं करण हूं। उस रात रामनगर के पुराने गोदाम में विस्फोट हुआ था, लेकिन मैं बच गया। मुझे पता था कि अगर मैं सामने आया तो वे तुम्हें निशाना बनाएंगे। इसीलिए मैंने अपनी मृत्यु का नाटक रचाया और पृथ्वी बनकर इस रैकेट को ट्रैक करने लगा। विवेक बनकर मैं तुम्हारे पास आया ताकि तुम्हें बचा सकूं। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने करण को गले लगाया। उनका शरीर कांप रहा था। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैंने हर दिन तुम्हें मरते हुए देखा। करण ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सविता, लेकिन अब हम साथ हैं। मीनाक्षी और उसकी टीम ने राजेश को हथकड़ी पहनाई। डिवाइस में मौजूद डेटा ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। राजेश के साथ कई बड़े व्यापारी और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए। सविता और करण ने मिलकर इस डेटा को जनता के सामने लाया, जिससे रैकेट पूरी तरह तबाह हो गया। कुछ महीनों बाद सविता और करण उसी पुरानी हवेली में एक साथ थे। सविता ने अपनी एसपी की कुर्सी छोड़ दी थी और अब वह और करण मिलकर एक एनजीओ चला रहे थे। सविता ने करण को एक कप चाय थमाई और हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाय अब भी मेरे दिल को छूती है। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारा प्रेम अब भी मेरी जिंदगी की रोशनी है।